नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एस के चौहान एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस शानदार मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन कुछ नए क्वेश्चन और लाए हैं, तो वो भी अपन सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट वाइज अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का AMU एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास भी कहते हैं अपन, में द्रव्यमान क्रमशः है। तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो द्रव्यमान है वो कितना होगा भैया। इसका द्रव्यमान आपको याद ही रखना है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है ना। सीधा सीधा याद कर लेना। देखो, होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.00054, ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। प्रोटॉन का कितना है 1.007, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। न्यूट्रॉन का ये द्रव्यमान है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n इजिकल टू है 3, l का मान है 1 के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n का मान 3 और l का मान है आपके 1, ठीक है ना। तो n का मान 3 और l अपन जानते हैं l बराबर 0 होता है तो वो होता है s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d और 3 है तो f होता है, ठीक है ना। तो l का मान 1 होने का मतलब 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के अंदर इलेक्ट्रॉन अपन जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। नीट में आ चुका है ये पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कितना होगा, कोणीय संवेग कितना होगा, h/2 पाई। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, h/2 पाई l, l+1 होता है, ठीक है ना। ये होता है आपका कक्षक कोणीय संवेग का फॉर्मूला, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला लगाना है, इसको आप H भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, H बोल सकते हो। तो देखो H है, L का मान रख दो। D कक्षक के लिए अभी अपन ने देखा D के लिए L का मान कितना है, D के लिए L का मान है 2। कितना मान है, D के लिए L का मान 2 है। D कक्षक के लिए L का मान हो जाता है, D कक्षक के लिए L का मान है 2, तो 2 यहाँ रखो। 2 रखोगे तो ये कितने हो जाएंगे, इसको अपन N बोल रहे हैं, ठीक है ना। N क्या H बोल रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका, L का मान है आपके 2, 2+1 कितने हो गए, 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपके √6H हो जाएगा। तो देखो कहाँ आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपके ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये H बाहर लेना आपको, ठीक है ना, H बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वांटम संख्याओं का निम्न समूह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। ये भी एकदम वैसा का वैसा सवाल है, अभी देखा था। n का मान 3 है, l का मान 1 है, m का मान -1 है। -1 और +1 है वो किसके लिए होता है, px और py के लिए। pz के लिए तो क्या होता है, pz के लिए तो मान होता है 0, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, क्वांटम संख्या के लिए निम्न समूह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। n का मान रख दिया आपने 3, l का मान कितना रखोगे, l का मतलब हो गया p और आपके x या y अपन रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी अपन ने देखे थे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 6 वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की कितनी होती है। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, नाभिक की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, नाभिक की जो त्रिज्या है वो होती है आपके पास 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो आप ये देखो कि परमाणु की त्रिज्या की कितनी गुनी है नाभिक की त्रिज्या, तो अपन एक जगह तो नाभिक की त्रिज्या लिख देते हैं। ये आपके नाभिक की त्रिज्या है कितनी, 10⁻15, और ये कितनी है आपके 10⁻10 मीटर,
ठीक है ना। तो देखो यहां पर इस अब नाभिक की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, नाभिक की त्रिज्या जो है वो कितनी होगी, देखो ये मान आपके अगर इधर जाएगा तो कितना होगा, अपन देख रहे हैं कि ये 10 की घात -10 है परमाणु की त्रिज्या, तो ठीक है ना, परमाणु की त्रिज्या तो 10 की घात -10 है और नाभिक की त्रिज्या 10 की घात -15। तो बताओ कौन सी आपके मान है वो, ये मान तो बहुत कम हो गया ना, यानी ये मान है, ये ज्यादा नहीं है क्या मान, सीधी सी बात है, ये आपके प्लस में 5 ज्यादा नहीं है क्या, ये प्लस में मान ज्यादा है, कौन सा, परमाणु की त्रिज्या वाला, यानी परमाणु की त्रिज्या है वो 10 की घात 5 गुना बड़ी है, यही तो बात हुई। परमाणु की त्रिज्या क्या हो गई, परमाणु की त्रिज्या हो गई 10 की घात 5 गुनी, ठीक है ना, किसकी, नाभिक की। तो अपन ये कह सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या बराबर हो जाता है नाभिक की त्रिज्या गुणा 10 की घात 5, बिल्कुल कह सकते हैं अपन, ये कह सकते हैं ना कि परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या की 10 की घात 5 गुना बड़ी है ना। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये बट्टा में चली जाएगी, यानी 1 बट्टा अपन क्या कह सकते हैं, 10 की घात 5 कह सकते हैं, और 10 की घात 5 कहने का मतलब ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 1 बट्टा आपके कितने हो गए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख गुना हो गई, 1/1 लाख गुना, यानी 1/10 की घात 5 गुना हो गई नाभिक की त्रिज्या, और किससे, परमाणु की त्रिज्या से, ठीक है ना, परमाणु की त्रिज्या। समझ गए क्या बात को, समझ गए ना, परमाणु की त्रिज्या बड़ी है नाभिक की त्रिज्या से, कितनी गुना, 10 की घात 5 गुना बड़ी है परमाणु की त्रिज्या, है ना, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की 10 की घात 5 गुना बड़ी है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/10 की घात 5 हो गई। तो इसका मतलब ये उत्तर सही हो जाएगा अपने पास, कौन सा उत्तर सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो गया, ठीक है ना। अगर ये पूछते ना कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या की कितनी गुनी है, तो वो 10 की घात 5 हो जाती, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल है, आ सकते हैं, घुमा फिरा के ध्यान में रखना भाई। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है त्रिविमीय कक्षकों का दिशा विन्यास बताती है, भैया ध्यान में रखना, दिशा विन्यास के बारे में जानकारी देती है, वो कौन सी देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। ऊर्जा स्तर तो अपन जानते हैं कि एन वाला है, वो ऊर्जा स्तर के बारे में बता देता है, आकृति वगैरह वो एल है, उसके अंदर अपन पता कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे आकार भी एल के अंदर होता है। त्रिविमीय कक्षकों का जो दिशा विन्यास है वो क्यों, कौन बताता है, वो बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। निम्न में से वह स्पीशीज कौन सी है जो अनुचुंबकीय नहीं है, अब अनुचुंबकीय की पहचान करो, देखो अनुचुंबकीय में Cl है, Cl पर कितना होता है परमाणु क्रमांक, देखो 17 होता है ना, तो Cl में अपन वैसे भी जानते हैं NH2NP5 है, इस तरीके से निकालना भैया, तो माइनस का मतलब NH2NP6, ये हो गया ना Cl के लिए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, NH2NP5 होता है Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं कितना हो गया NH2NP6, फिर उसके बाद में बेरिलियम का माइनस, बेरिलियम पे माइनस करने का मतलब कितना हो गया, बेरिलियम पे माइनस करने का मतलब बेरिलियम का होता है 1s2 2s2, तो एक इलेक्ट्रॉन आते ही हो गया 2p1, एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब हो गया 2p1। फिर नियोन का देख लो, नियोन है उसका होता है आपके 1s2 2s2 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से 1s2 2s2 2p4 हो गया, ठीक है ना। पहले विन्यास लिख रहे हैं अभी अपन सबका, आर्सेनिक प्लस का मतलब कितना हुआ, आर्सेनिक का विन्यास होता है NH2NP आपके 3 होता है, नाइट्रोजन परिवार का है ना ये, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, तो ये कौन से आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में, यानी 4s2 4p3 होता है भैया, ठीक है ना। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, इसका मतलब हो गया आपके पास 4s2 4p2 हो गया। अब बात क्या कह रहा है ये सवाल में, ये देखो बात ये कह रहा है कि निम्न में से वह स्पीज जो अनुचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय कौन होता है,
अनुचुंबकीय वह होता है जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये देखना कि कहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ नहीं है। आप पहले वाला ही ऑप्शन देख लो, क्लोरीन के अंदर अष्टक पूर्ण है। अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। पी के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो देखो एस पूरा भरा हुआ है और पी में देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनुचुंबकीय नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सेकंड में देखो बेरिलियम में देखो क्या आ रहा है, बेरिलियम के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये क्या हो गया? ये अयुग्मित हो गया। ठीक है ना। इसमें देखो नियोन के अंदर पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 और 4, तो ये भी क्या हो गया आपका? अयुग्मित हो गया। तो अनुचुंबकीय हो गया ना ये भी। और आर्सेनिक है, आर्सेनिक में देखो पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, तो ये भी आपके अनुचुंबकीय हो गया, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आपके आर्सेनिक अनुचुंबकीय है, बेरिलियम अनुचुंबकीय है, नियोन भी अनुचुंबकीय है। देखो नियोन में भी देखो 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इस तरह से हो गया। Cl है उसमें अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय नहीं है। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय है। ठीक है क्या? ठीक है ना। चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का सही आरोही क्रम है। क्रम क्या हो जाएगा? देखो आपको ये याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, है ना, 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। ठीक है ना। तो 6 तक है अपने। देखो अब शुरू करते हैं अपन, शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर किस में आएगा? 2s में आएगा, फिर 2p और 3s में आएगा, फिर 3p 4s में आएगा, फिर 3d 4p 5s में आएगा, फिर 4d 5p 6s में आएगा, और 4f 5d 6p और 7s में इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देख लो आप, तो क्रम देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4f से स्टार्ट हो रहा है। तो 4f से देखो 5d आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये कट हो गया, आप इसको कट मारो। फिर इसको देख लो 5p के बाद में 5d, देखो 5p के बाद में 6s आ रहा है, इसको कट मारो। 5p के बाद में 6s, देखो 5p कहाँ है? 5p के बाद में देखो ये 6s आ रहा है, ये नहीं आ रहा है? 5p 6s, 6s के बाद में देखो 4f, 5p 6s 4f, 4f के बाद में 5d, यानी ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में देखो क्या है? 5p, यानी ये रहा आपका 5p, 5p से 4f, देखो 4f कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं होगा। ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोबारा देख लेना वीडियो को, रिवाइंड करके थोड़ा सा अपन को तेज गति से अपन चलेंगे और फटाफट सारे जो अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अब जितना आपको टाइम मिला हुआ है 10-15 दिन, वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जहाँ भी आपको मिलते हैं क्वेश्चन, तो वो बहुत ज़रूरी है अब। ठीक है ना। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम होती है, नाभिक में होती है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक में होता ही नहीं है। प्रथम उत्तेजित अवस्था में, आध अवस्था में, नाभिक से अनंत दूरी पर। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना दूर जाता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये ध्यान में रखना, ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इनमें से किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? फोर्थ वाले की। इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा उसकी ऊर्जा है वो उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। तो नाभिक से अनंत दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान में रखना। ठीक है ना। चलो, और जितना नज़दीक आता जाएगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही कम होती जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला देखो, परमाणु भार का आधुनिक आधार क्या है? परमाणु भार आजकल आधुनिक आधार किस में निकाले जाते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। और कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 जो समस्थानिक है, उसका 12वां भाग अपन निकालते हैं कि ये भाग है वो कितना भाग है? 1/12 भाग माना जाता है इसको। और इस भार से दूसरा परमाणु है वो कितना गुना भारी है, कितना भारी है,
उसके आधार पर उसकी AMU बताते हैं, अपन एटॉमिक मास यूनिट के आधार पर बताते हैं कि कार्बन के 12वें भाग से दूसरा तत्व कितना गुना भारी है। तो परमाणु भार का आधुनिक आधार कौन सा है? कार्बन 12, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षक में कक्षकों की संख्या होती है। कक्षकों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान में रखना, कक्षकों की संख्या निकालने के लिए n स्क्वायर फॉर्मूला है, वो आपको यूज करना होता है। n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि आपका पहला ऊर्जा स्तर 1 है, तो n स्क्वायर का मतलब हो गया 1, यानी एक ही कक्षक होगा, कौन सा? s। अच्छा, फिर 2 रखें तो कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यानी एक s और p, यानी s में एक कक्षक होता है, p में कितने कक्षक होते हैं? 3, तो टोटल 4 हो गया ना। इसी तरह 3 रखें तो यहाँ आ जाएंगे 9, 9 का मतलब एक s 3 p, और आपके पास d के कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। d के कितने हो जाएंगे? 5, तो 5 और 3 8 और एक 9, इसी तरह से ये हो जाएंगे, ठीक है ना, तो 16 हो जाएंगे। तो एक s 3 p और फिर d के 5 हो गए, और f के कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7, f के 7, d के 5, p के 3 और s का 1, कितने कक्षक हो गए? 7 और 5 12 और 3 15, 1 16। तो ये इस तरह से आपके जो n स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, उसी से ही कक्षकों की संख्या है वो निकाली जाती है, ठीक है ना। 2n स्क्वायर से तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो निकाली जाती है, ठीक है ना। तो ये तो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इनसे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसके अंदर n स्क्वायर है, उसकी सहायता से कक्षकों की संख्या है वो निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रदरफोर्ड ने कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में प्रथम बार दर्शाया कि परमाणु में होता है, क्या होता है? सीधी सी बात है, नाभिक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन जो प्रयोग किया था। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या आपके जेम्स चैडविक इसके बारे में बताया था। गोल्डस्टीन आया था प्रोटॉन के बारे में, किसने बताया? गोल्डस्टीन। ये जेम्स चैडविक, ठीक है ना। और आपका इलेक्ट्रॉन है जे थॉमसन ने बताया था, जे थॉमसन, ठीक है भैया। तो नाभिक के बारे में बता दिया कि इसने, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट है, किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है मान, ध्यान में रखना। E बराबर mc स्क्वायर से इसका मान निकाला जाता है। 9.1 इंटू 10 की घात -28 और 3 इंटू 10 की घात 8 का प्रयोग करते हुए ये मान निकाला जाता है, AMU का मान। आप तो सीधा ध्यान में रखना, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। कहाँ है ये सेकंड ऑप्शन में, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आपका एक AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। देखो, नाभिक की त्रिज्या अपन ने बताई थी कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर। अब मीटर को अपन ने देखो रखो सेमी में बदलना है, तो मीटर को सेमी में बदलते हैं तो क्या करते हैं? सेमी को मीटर में बदलते हैं, तब 100 का भाग देते हैं। और मीटर को सेमी में बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे, कर दो, क्या हो जाएगा? 10 की घात -13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 की घात -13 आ जाएगा, ध्यान में रखना। फोर्थ ऑप्शन, यहाँ 3 होना चाहिए, भूल से दे दिया है ना। तो 10 की घात -13 सेमी हो जाएगा, ध्यान में रखना। कितना हो जाएगा? 10 की घात -13। और अगर एटम की पूछते तो एटम की ध्यान में रखना कितनी हो जाती? 10 की घात -8 सेमी, ये हो जाता, ठीक है ना। अभी किसकी पूछी आपको? नाभिक की त्रिज्या पूछी है, तो नाभिक की त्रिज्या होगी 10 की घात -13 सेमी। चलें आगे, चलो भैया आगे देखो। यदि गैस ए के विसरण की दर बी की अपेक्षा 5 गुनी है तो ए और बी के घनत्व का अनुपात होगा, ठीक है ना।
ए और बी के घनत्व का अनुपात क्या होगा? विसरण की दर अपन जानते हैं R1 और R2 अपन कहते हैं, और घनत्व के साथ संबंध ये होता है D2/D1। ग्राम का विसरण नियम पता होगा आपको, ग्राम का विसरण नियम, ठीक है ना। तो उसके अनुसार यही होता है कि विसरण की जो दर है, किसी गैस के विसरण की जो दर होती है वो उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। तो यहां फिर देखो क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखो यहां करना पड़ेगा, आपको दे रखा है कि ए की जो विसरण की दर है वो बी की अपेक्षा कितनी है? 5 गुनी है ना। तो 5 गुनी है, कौन है 5 गुना? R1 है 5 गुना। अगर मैं ये कह दूं कि ये, मैं क्या कह सकता हूं कि R2 अगर x है, R2 क्या हो? R2 है वो x है, तो R1 है वो इसका 5 गुना, यानी मैं कह दूं 5x, है ना। और D2 और D1 का मान है वो आपको क्या है? वो निकालना है घनत्व का। तो सीधा सा हो जाएगा, आप मान रख दो, इनके मान रखोगे तो क्या करोगे? R1 का जो मान है वो है 5x और R2 का मान हो गया x, बराबर में आपके पास दे रखा है D2/D1। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, समीकरण को क्या कर दें? समीकरण को अपन क्या कर देते हैं? स्क्वायर करने पर, ठीक है ना। 2 से गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 से गुणा नहीं, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे। तो स्क्वायर जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, और इसका क्या हो जाएगा? देखो इसका मान आ जाएगा आपके पास 25x² ठीक है ना। बराबर में क्या हो गया? बराबर में आ गया D2/D1 आ गया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो 25/1 आ गया। किसका मान? D2/D1 का मान। अगर अब मैं कहूँ कि D1/D2 क्या है, तो D1/D2 हो जाएगा 1/25। तो 1/25 देखो, A और B का अनुपात निकालना है ना अपन को, ए और बी के घनत्व का अनुपात, यानी D1 और D2 के घनत्व का अनुपात हो जाएगा 1/25, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श गैस का संपीड़ितता गुणांक कितना होता है? आदर्श गैस है उसके लिए Z इजिकल टू क्या होता है? PV/nRT होता है, ठीक है ना, PV/nRT, और Z का जो मान होता है वो होता है 1, ठीक है ना। संपीड़ितता गुणांक है आदर्श गैस के लिए कितना होता है? आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक का मान होता है 1, और जो वास्तविक गैस हैं उनके लिए 1 नहीं होता है, ध्यान में रखना। वास्तविक गैस के लिए 1 नहीं होगा, 1 से ज़्यादा या कम होगा, यानी जेड का मान ज़्यादा हो सकता है 1 से, ठीक है ना। तो उस समय पीवी का मान ज़्यादा होगा एनआरटी से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो अणुओं की संख्या वो क्या रहेगी? इधर ज़्यादा रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि दाब है ज़्यादा नहीं कर सकते अपन। संपीड़न है वो क्या रहेगा? संपीड़न है वो कम होगा, संपीड़न कम होगा ऐसी स्थिति में। और एक ये हो सकता है कि जेड से 1 का मान ज़्यादा हो, तो पीवी से ज़्यादा होगा एनआरटी, ठीक है। तो यहाँ पर संपीड़न ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको तो मुख्य बात आपको ध्यान में रखनी है, वास्तविक गैस के लिए Z इज नॉट इजिकल टू 1, आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होगा, ठीक है ना। चलो भैया आगे देखते हैं। निम्न में से गैस समीकरण है, गैस समीकरण अपन जानते हैं कि P1V1 इजिकल टू होता है P2V2, है ना। और अगर T का प्रयोग करें तो T नीचे आएगा और यहां पर भी नीचे आएगा। अब इसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है, देखो P1/V1 तो होता ही नहीं है, P1 इससे मल्टीप्लाई में आएगा, बट्टा में तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं आपके, है ना। और इसी तरह V1/T1 तो होता है, लेकिन V2/T2 ये किस तरह से होगा, और ये संबंध भी नहीं बैठेगा आपके, ठीक है ना। और ये देखो आप P1V1, तो P1V1 है ना, ये क्या हो सकता है? देखो अगर इस समीकरण को, फर्स्ट वाली समीकरण है P1/V1, P1V1 P2V2 बराबर कर रखा है T1T2। तो इसमें इसको इधर ले जाओ, T1 को आप नीचे ले आओगे तो समीकरण ये बन जाएंगे अपने पास, देखो बनेगी या नहीं बनेगी।
अगर आप इसको इधर ले जाओगे, T1 को नीचे ले आओगे तो समीकरण बन जाएगी P1 T1 P2 V2 अपॉन T2 हो जाएगा। तो ये समीकरण बैठ गई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, ये भी गलत है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, किस ताप को परम शून्य ताप कहा जाता है? परम शून्य ताप होता है, एग्जैक्ट जो मान होता है वो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ये आपका परम शून्य ताप है, सेंटीग्रेड में ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपका परम शून्य ताप होता है। यहां गैस का आयतन कितना हो जाता है? शून्य। ठीक है ना। आदर्श गैस से सर्वाधिक विचलन दर्शाने की जो संभावना है वो कौन सी गैस दिखाती है? तो इसका भैया सीधा सा उत्तर है, वो ध्यान में रखना, अमोनिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नेट में 2-3 बार आ चुका है नीट के अंदर। ठीक है ना। तो अमोनिया है वो सर्वाधिक विचलन दिखाती है आदर्श गैस से, यानी उसका जो विचलन देखोगे आप तो उसका विचलन है आदर्श गैस के लिए, अगर जेड का मान यहाँ 1 है तो उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा इस तरह से। ठीक है ना। ये ग्राफ भी बता चुका हूं मैं पहले आपको। नेक्स्ट देखो, एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस निकाय का पालन सर्वाधिक किस दशा में करती है? कोई भी गैस होती है ना, वास्तविक गैस है अगर, वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार कौन सी स्थिति में करेगी? जब दाब क्या हो? निम्न। दाब तो क्या हो? निम्न। उच्च दाब नहीं लगाना। और ताप क्या होना चाहिए? ताप होना चाहिए उच्च। ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। यानी उच्च तापों और निम्न दाबों पर आपके जो गैस है वो कैसा व्यवहार करती है? आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। कौन सी गैसें? वास्तविक गैसें। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके उच्च ताप और निम्न दाब पर। ठीक है ना। ध्यान में रखना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक ए से संबंधित है। संशोधन गुणांक 1 का प्रयोग कहाँ होता है? अपन दाब के साथ, दाब में संशोधन करते हैं वहां प्रयोग करते हैं। दाब में संशोधन होता है वहां प्रयोग होता है। ठीक है ना। दाब में संशोधन इसलिए किया जाता है कि गैस के जो कण हैं वो भीतर के जो कण होते हैं, किसी पात्र के अंदर गैस भरी हुई है तो बीच में मध्य में जो कण होते हैं उन पर चारों तरफ से आकर्षण लग रहा है तो वो क्या हो जाता है? परिणामी बल शून्य। लेकिन पात्र की दीवारों के पास जो कण है उन पर जो दाब लग रहा है वो अलग होगा। कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैस का जो दाब है वो क्या रहता है? कम रहता है। तो उसमें संशोधन किया जाता है। तो P के अंदर क्या है? संशोधन होता है। वो क्या होता है? P है वो आपके जो A है वो n² और v² इसका मान होता है। यानी दाब के अंदर ये संशोधन करते हैं अपन। और V में होता है V माइनस NB, ये आयतन में संशोधन होता है। आयतन में संशोधन वैन डर वाल्स ने किया था। ये संशोधन किसने बताया था? वैन डर वाल्स ने। ये आपके दाब में संशोधन है, दाब में संशोधन। ठीक है ना। और ये है आपके आयतन में संशोधन। तो किस में हो जाएगा? ये किसकी वजह से होता है भैया? ये होता है गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण होता है। ध्यान में रखना। आदर्श गैस है उसमें जो गैस के कण है उनके बीच किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं माना जाता है। और गैस के अणुओं का जो आयतन है वो कुल आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है, वो अपन बात करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना कि गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो लगता है वास्तविक गैस में, इसलिए दाब में संशोधन करना पड़ता है अपन को। तो ये अपना फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट चले अपन। नेक्स्ट है, गैस स्थिरांक निर्भर करता है। गैस स्थिरांक PV इक्वल टू होता है nRT। R के मान मैंने आपको बहुत सारे बता रखे हैं। R किसी पर निर्भर नहीं करेगा, न ताप पर निर्भर करता है, न मोलों पर निर्भर करता है, न आयतन पर निर्भर करता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये तो स्थिरांक है, स्थिरांक किसी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। जूल में अगर बताएं तो 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल हो जाता है। ठीक है ना। ये हो जाता है। तो अपन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब 90 सेमी है। स्थिर आयतन पर -173 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस का दाब होगा। अब देखो अपन को दिया हुआ क्या क्या है। अपन को दे रखा है ताप।
आयतन स्थिर है, ध्यान में रखना है ना, आयतन अपना स्थिर है। तो T1 दे रखा है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बदल लो इसको। 273 प्लस 27 बराबर कितने हो गए? 300 केल्विन, ठीक है ना। चलो फिर आपको दे रखा है V1, क्या आपको दे रखा है P1, P1 दे रखा है 90 सेमी, चलो ठीक है। फिर आपको दे रखा है T2, कितना दे रखा है? T2 दे रखा है माइनस में 173 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसको केल्विन में बदलोगे तो क्या करोगे? घटाओगे, घटाओगे तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 100 केल्विन। अच्छा अब आपको निकालना क्या है? दाब ही तो पूछा है, P2 निकालना है। समीकरण क्या होती है? समीकरण होती है आपकी P1 बट्टा T1 इजिकल टू P2 बट्टा T2, ठीक है ना। P1 का मान कितना है? 90, T1 का मान कितना है? 300, P2 का मान कितना है? P2 अपन को निकालना है। T2 कितना है? T2 है 100, बस 100 को इधर भेज दो, बट्टा में 300 आ गए बराबर P2, 30 आ जाएगा। कितना आ गया? 30 सेमी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सवाल आए तो इस सवाल को इस तरह से करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। एक अज्ञात गैस है और उसके साथ है ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की विसरण गतियों का अनुपात दे रखा है। यानी एक तो है अज्ञात गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का आपको विसरण का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 8:10, ठीक है। चलो फिर आपको पूछा है अज्ञात गैस का अणुभार। अब अणुभार के साथ क्या संबंध होता है? अपन जानते हैं कि जो विसरण गतियां होती है R1 R2, इसका घनत्व के साथ संबंध ये होता है D2 बट्टा D1, और घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते क्या? घनत्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि D इजिकल टू होता है M/V। तो आयतन के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है ना, अणुभार के समानुपाती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर कर सकते हो M2 बट्टा M1, ठीक है। तो R1 अपने अज्ञात गैस है, R2 अपने पास ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों की विसरण दर का अनुपात लिख दो, कितना? 8/10 लिख दिया। चलो बराबर में अंडर रूट M2 क्या है, M1 क्या है? M2 अपना ऑक्सीजन के लिए तो है M2, तो ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो अपन जानते हैं ऑक्सीजन का होता है 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 32 होता है। 16 दूनों 32 हो गए, O2 तो निकालेंगे अपन, O2 का 32 हो जाएगा। और अज्ञात गैस का आपको निकालना है, तो यहां मैं लिख देता हूं अज्ञात गैस का अणुभार, यही तो लिखेंगे। समझ गए बात को? चलो अब क्या करो, अब आपको जो कट रहा है उनको तो काट दो। इसको काटा तो ये आपके क्या हो गया? 4/5, बिल्कुल 4/5 हो गया। अब इस समीकरण को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर करने पर, या फिर ये भी तो कह सकते हैं रूट हटाने पर, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, है ना। या दोनों का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर बट्टा 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 32 अपॉन अज्ञात गैस का अणुभार, अज्ञात गैस का अणुभार क्या हो जाएगा? देखो ये हो गया आपके 16, ये आपका क्या हो गया? 16 बट्टा ये क्या हो गया आपका? 25, ठीक है ना, बराबर हो गया 32 अपॉन अज्ञात गैस का x बोल देता हूँ अणुभार, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? x को ले जाओ इधर, इनको इधर ले आओ, तो देखो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, x बराबर आपके पास हो गया
32/16 ऊपर आ गया 25, काट दो, दो बार कट गया, दो बार कटा तो ये आ गया आपके पास 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम के विसरण नियम का प्रयोग करते हुए भी अगर अपन को अणुभार पूछे तो भी अपन निकाल सकते हैं। भैया समझ गए ना? ठीक है ना। पहले अपन ने क्या लिखा? विसरण लिखा, इनके अज्ञात गैस और ऑक्सीजन गैस है, इनकी विसरण गतियों का अनुपात लिख दिया। तो अपन ने यहाँ इनका अनुपात लिख दिया था, R1 और R2 का विसरण का अनुपात लिखा। बराबर में अपन जानते हैं कि घनत्व है उनके व्युत्क्रमानुपाती होती है वर्गमूल के, तो वही संबंध आपके दर इसके अणुभार के संदर्भ में होगा। तो अणुभार अपन ने लिख दिए। ये आपका अज्ञात गैस का हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन का अपन जानते हैं 32 होता है, अज्ञात गैस का अणुभार नीचे लिखा। अब आप रूट हटाओ तो इधर स्क्वायर कर दो, या दोनों को स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है ना, एक ही बात होती है वो। तो मान कितना आ जाएगा हल करोगे तो? आपका 50 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है, अणुओं की न्यूनतम संख्या निम्न में से होगी, किस में होगी? देखो, एक मोल, हम ध्यान में रखना, एक मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया? 0.1 मोल का मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 है। 0.1 को गुणा करोगे तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा ना, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देखना, 1 इंटू 6.022, ठीक है ना, इंटू 10⁻23 है। तो ये आ जाएगा 0.6 में मान आ जाएगा कुछ। ठीक है ना, 0.6 में कुछ मान आ रहा है। अब क्या हो जाएगा? 0.6022 10⁻23 ही आएगा, और कितना आएगा? 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो होगा। तो अब क्या होगा? देखो आगे, 1 लीटर SO2, 11 लीटर SO2, अपन जानते हैं 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या होती है ये। ठीक है ना, तो 1 लीटर का मतलब 6.022 10⁻23 बट्टा में क्या आ गया? बट्टा में 22.4, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 11 से। 11 में निकालना है ना, तो 11 से कटा तो ये कितने हो गए? 2, एक लगभग 2 आ गए। तो ये आपके समथिंग 3 मोल के आस, ये आपके 3.022 के आसपास आ गया ना। ठीक है ना, तो अभी तक तो कम इसके अंदर है। फिर अपन इसके अंदर देखें, 22 ग्राम CO2 में, तो 22 ग्राम CO2 के अंदर तो कितना हो जाएगा? देखो 22 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 होती है, उसमें आपके होती है संख्या ये। तो 22 ग्राम का मतलब हो गया, आप मोल निकाल दो, मोल कितने होते हैं? मोल निकालोगे तो 22/44 बराबर आपका आधा मोल आ गया, यानी 0.5 हुआ। तो 0.5 का आपको क्या करना पड़ेगा? आधा मोल से गुणा करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? आधे मोल से गुणा करोगे तो इतना मान, इस अभी भी यही मान कम रहेगा आपके, ये आपके समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, 3 पॉइंट समथिंग कुछ मान है वो आएगा। इसी तरह 22.4 इंटू 10⁻3 ml, तो इसको तो आप क्या करोगे? 22.4 10⁻3 का ml है ये, इसको लीटर में करने के लिए क्या करते हो? 10⁻3 का ही तो भाग दोगे, तो ये कट गया। तो 22.4 में तो आप जानते हो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो पूरा का पूरा 1 मोल हो गया, आपको पता है ये तो 1 मोल है, 1 मोल में इतने अणु होते हैं। 22 ग्राम के अंदर कितने हो गए? 22 ग्राम में 3 के आसपास हो गए, 3.0 समथिंग मान आएगा। 11 लीटर में कितना आ रहा है? 11 लीटर में भी 3 के समथिंग आ रहा है। 0.1 के अंदर कितने आ रहे हैं? 0.1 के अंदर आ रहे हैं आपके 0.6 के आसपास। ठीक है ना, 0.6 के आसपास है वो अणु है वो आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, बात को समझ गए। 0.1 मोल के अंदर अणुओं की संख्या होगी है 0.6 के आसपास, तो अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें न्यूनतम संख्या है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा आपके 4th ऑप्शन के अंदर है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या हो जाएगी 4th ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन अपन ने एटम की यूनिट के करे हैं, कुछ अपन ने आपके गैस के करे हैं, तो इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, फटाफट आपको सारे रिवीजन अब करने हैं।
हर लेसन जो आपका चैप्टर है उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। जहाँ भी आपको कोई गाइड मिले, कोई बुक मिले, तो पीछे के जो न्यूमेरिकल मिले, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड आपका मैटर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने ही है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया है तो इनको और रिवाइंड करके बार बार में देखना है, जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन है वो याद हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।